Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic that is effect of transactions on accounting equation. तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपके कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए इसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो इसका मतलब है कि आगे के जो आपके क्वेश्चंस होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको पता होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं, आखिर क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो हम कुछ ट्रांजैक्शन आपको बताएंगे और वो ट्रांजैक्शन आपको ढंग से एक तरह से एक बार समझने हैं, और जिससे आपके न्यूमेरिकल जो अकाउंटिंग इक्वेशन होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट माने ले रहे हैं, मान लो कि 10 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो कितने से किया गया, 10 लाख से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा यार, कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे जो कैश है बिजनेस में आएगी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड की जाती है, और जो भी मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से, है ना। तो मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो यहाँ पे एक तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा कैपिटल पे। तो जो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट हम लोग क्या रखेंगे ध्यान, एक तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज या इंक्रीज को प्लस के नाम से भी हम शो कर सकते हैं, इन कैश, और इसके अलावा इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। तो एक तो कैश इंक्रीज करेगी और दूसरी क्या इंक्रीज करेगी, कैपिटल इंक्रीज करेगी। कितने रुपए से, 10 लाख रुपीज से। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, और ये दोनों ही बेटा असेट हैं। कैश भी कैश असेट है, कैपिटल तो मतलब कैपिटल में ही आती है, वो असेट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं जैसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगर इसी की जगह पे जैसे मैंने लिखा होता बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड फर्नीचर, ठीक है, तो फिर क्या होता, तो वो भी बता रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज मान लो 5 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 2 लाख। ठीक है, तो आपने फर्नीचर भी लगाया और इसके अलावा कैश भी लगाई। तो जितनी भी चीज़ें बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती हैं वो सारी चीज़ें एक तरह से बढ़ेंगी। तो इसलिए इसमें होगा क्या, इसका जब हम लोग इफेक्ट निकालेंगे तो इफेक्ट अकाउंट इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, एक तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश कितने रुपए से बेटा, 5 लाख रुपीज़ से आपकी कैश बढ़ जाएगी, और कैश है क्या, एक असेट है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इंक्रीज इन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर भी उसने लगाया है। फर्नीचर कितने रुपए का लगाया उसने, जैसे 2 लाख रुपीज़ का फर्नीचर लगाया, तो फर्नीचर भी क्या है, एक असेट है। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें मिलके कैपिटल बनेंगी, तो इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा, कितने रुपए से हो जाएगा, इन दोनों को जो टोटल आएगा यानी कितना आएगा, 7 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इसमें आपको शो करना है। क्लियर। इसके बाद जैसे कि बात की जाए और ट्रांजैक्शन की, जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज करा है वो भी नगद रुपीज़ 50,000 का। तो भाई जब गुड्स परचेज करा 50,000 का तो इफेक्ट इसका क्या होगा, एक तो गुड्स आया और दूसरी बात कैश आपकी गई है। तो इसका जब इफेक्ट हम लोग शो करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो इंक्रीज इन गुड्स होगा, और इसके अलावा डिक्रीज इन कैश होगा, क्योंकि कैश आपकी जा रही है 50,000, और ये भी एक असेट है और ये भी एक तरह से क्या है, असेट है। लेकिन क्या है कि गुड्स इंक्रीज कर रहा और कैश क्या हो गई, डिक्रीज कर रही है। और इसी तरीके से भी और ट्रांजैक्शन समझते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स उधार खरीदा जाए तो भाई क्या होगा, तो भाई गुड्स तो आपके पास आएगा लेकिन कैश तो जा नहीं रही, तो यहाँ पे होगा क्या कि हमने उधार परचेज किया तो हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और जिससे भी हम उधार खरीदते हैं वो हमारे बेटा क्रेडिटर होते हैं। तो इसका जब इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन गुड्स। एक तो गुड्स आपका इंक्रीज करेगा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है, और गुड्स आपकी क्या है, एक असेट मानी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर, जिससे हम उधार गुड्स खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर किस में आ जाएंगे बेटा, लाइबिलिटीज़ में। तो एक तो असेट बढ़ेगी और दूसरी क्या बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग समझते हैं, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, आपने 10,000 रुपये का गुड्स बेच दिया, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका समझते हैं। तो भाई गुड्स बेचा तो गुड्स तो चला गया, लेकिन आपके पास कैश आ गई है, तो इसलिए इसका जब इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे तो यानी कि इंक्रीज इन कैश, और इसके अलावा डिक्रीज इन गुड्स हो जाएगा जो भी अमाउंट है, और ये भी एक असेट है और इसके अलावा ये भी असेट है, तो दोनों जो इफेक्ट पड़ेंगे वो असेट पे ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग समझते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं, जैसे गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 8,000 फॉर कैश ₹10,000। इसमें आपको बात समझ में आई, यानी कि 8,000 रुपये वाला जो गुड्स है उसको आपने फॉर कैश बेचा है, कैश लेकिन कितनी मिली आपको 10,000, और जो गुड्स आपका गया है उसकी कॉस्ट कितनी थी 8,000। तो बेटा इसका इफेक्ट जरा आप ध्यान से समझिएगा कि एक तो तुम्हारी इंक्रीज इन कैश होगी, और कैश कितने से इंक्रीज होगी, जो आपको मिली है यानी कि 10,000, और जो गुड्स आपका डिक्रीज करेगा वो गुड्स आपका कितने से डिक्रीज करेगा, तो वो करेगा 8,000 से। इसके अलावा आपको जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हो गया है, कितने का प्रॉफिट हो गया है 2,000 का, तो उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है उसका इफेक्ट हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल पे इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो कैश एक असेट है और गुड्स भी एक असेट है, और ये जो देखो, तो गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹8,000 फॉर कैश, तो कैश आपको मिली कितनी 10,000, तो इंक्रीज इन कैश 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज इन गुड्स कितने का हो जाएगा 8,000 रुपीज़ से हो जाएगा, और इंक्रीज इन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी वो ड्यू टू प्रॉफिट इंक्रीज करेगी, प्रॉफिट कितने का हो गया 2,000 रुपये का। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन का फैक्ट 3 जगह दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000, यानी कि आपने गुड्स को बेचा है, कितने रुपए का गुड्स बेचा है 5,000 रुपीज़ का। तो गुड्स बेटा चला गया, और कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट। तो हम बेटा जिसको भी सोल्ड करते हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेटर के नाम से जानते हैं। अगर हम किसी को सोल्ड करते हैं अपने कस्टमर को उधार, तो वो हमारे कौन होते हैं, डेटर। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट आप समझिएगा, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो इंक्रीज इन गुड्स सोल्ड किया है, तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन गुड्स हो जाएगा। डिक्रीज इन गुड्स कितने रुपए का 5,000 का, और ये है क्या बेटा, असेट मानी जाएगी। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा, तो दूसरा इफेक्ट आपका पड़ेगा, यानी कि डेटर आपकी इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज इन डेटर कितने रुपए से इंक्रीज कर जाएंगे, ₹5,000 से, और ये है क्या, ये भी एक डेटर असेट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनसे हमें रुपए लेने हैं इसके वजह से, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं, जैसे कि गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 4,000 ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। आपने 5,000 रुपये का गुड्स बेचा, तो 4,000 वाला गुड्स अगर आपने 5,000 का बेच दिया, तो इसका इफेक्ट बेटा कहाँ कहाँ शो होगा। तो आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि आपका गुड्स जो है वो डिक्रीज कर गया। गुड्स क्या कर गया, डिक्रीज, कितने रुपए से 4,000 से, जो कि एक असेट है। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट बेटा कहाँ पड़ेगा, इससे आपकी डेटर आपकी इंक्रीज कर जाएंगे, बट डेटर जो इंक्रीज करेंगे वो आपके कितने से इंक्रीज करेंगे, 5,000 से इंक्रीज करेंगे। तीसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है,
और प्रॉफिट हुआ है तो इसके वजह से इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। जो भी 1000 का प्रॉफिट हुआ है उससे कैपिटल इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मान लो कम का बेचा गया होता तो क्या होता, तो वो लॉस होता, और जो लॉस होता उसको एक तरह से हम रिड्यूस करते, उसको एक तरह से माइनस कर देते कैपिटल में से, तो उसको हमें माइनस करके दिखाना होता, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। जैसे मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹50,000। तो अगर आप कोई असेट परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसी के नाम से नोट करेंगे। तो यहाँ पे भैया मशीन आ रही है और जबकि कैश आपकी जा रही है, तो इसका जो इफेक्ट आपका पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, वो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। एक तो इंक्रीज इन मशीन, इंक्रीज इन मशीन कितने रुपए से हो जाएगी, 50,000 से। मशीन है क्या, एक असेट है, ठीक है। और इसके अलावा डिक्रीज इन कैश, क्योंकि कैश आपकी जा रही है, कितने रुपए जा रही है, 50,000 आपकी कैश जा रही है। तो यहाँ पे कैश क्या है, कैश भी एक असेट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो लिखा है 10th, यानी कि फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000। आपने फर्नीचर परचेज करा है, लेकिन फर्नीचर ये कैसे खरीदा, उधार। तो जिससे हम उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर होते हैं और वो लायबिलिटी होती है। तो इसका जब इफेक्ट पड़ेगा आपका, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर कितने रुपए से, 10,000 रुपए से आपका फर्नीचर इंक्रीज करेगा। और इसके अलावा इंक्रीज इन क्रेडिटर होंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से होंगे, 10,000। तो क्रेडिटर हैं क्या बेटा, लायबिलिटी हैं, ठीक है। फर्नीचर क्या है, एक असेट है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कॉस्टिंग ₹10,000। एक फर्नीचर 10,000 रुपीज़ का है, उस पर आपने 10% से डेप्रीशिएशन चार्ज किया। डेप्रीशिएशन बेटा, डेप्रीशिएशन मीन्स डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस करती है, डिक्लाइन करती है ड्यू टू यूज और पासेस ऑफ टाइम और अदर रीजंस, तो वो उसको हम डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब किसी एसेट की वैल्यू कम होना, तो वो लॉस है एक तरह से। तो जब ये लॉस है तो कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, और दूसरी बात ये फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करेगा। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, एक तो डिक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन फर्नीचर कितने रुपए से, 10,000 का 10% कितना, 1,000 हो जाएगा। और इसके अलावा डिक्रीज इन कैपिटल, एक तो कैपिटल भी रिड्यूस करेगी, कितने रुपए से, 1,000 से, क्योंकि लॉस है। तो इस तरीके से इसका ये इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं, और भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि एक्सपेंसेस वगैरह के और कुछ एडवांस लेवल के समझेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि कोई भी एक एक्सपेंस वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय ₹20,000। एक एम्प्लॉय को 20,000 सैलरी पे की है। तो भैया ये सैलरी जो आपने पे की है ये बेटा एक एक्सपेंस है, ठीक है। और सैलरी जब हम पे करेंगे तो कैश में ही पे करेंगे। कितना कैश में पे करेंगे, 20,000, या चेक से देंगे, जैसा भी होगा। तो इसका जो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट क्या आएगा इसका, एक तो यानी कैश डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि कैश जा रही है, कितने रुपए जा रही है बेटा, 20,000। और कैश है क्या, एक असेट की कैटेगरी में आएगी। दूसरी बात कि आपने सैलरी पेड की, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के वजह से आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल माइनस कर जाएगी, कितने रुपए से माइनस कर जाएगी, 20,000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट डालना है। अगर इसका चेक से पेमेंट हो रहा होता तो कैश की जगह पे फिर हम बैंक का बैलेंस रिड्यूस कर देते, बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर देते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोई इनकम का ले लेते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ₹50,000। आपको 50,000 रुपये मान लो रेंट मिला है। तो रेंट बेटा एक इनकम है, और इनकम का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ेगा, कैपिटल आपकी बढ़ेगी। और ये यानी कि जो मिला होगा वो कैश के फॉर्म में आपका मिला होगा। तो इसके वजह से इसका जब इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा वो आप समझ लीजिएगा। इसका इफेक्ट आएगा बेटा इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि ये इनकम है, इसके वजह से। इसके अलावा इंक्रीज इन कैश, देखो कैश इंक्रीज करेगी और कैपिटल इंक्रीज करेगी, इस तरीके से इसका हम लोग इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद और भी हम लोग ट्रांजैक्शन समझते हैं, जैसे कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन,
बाई ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे निकाले। तो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, कितना भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 10,000 रुपीज़ निकाला। जो भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो पैसा निकालता है उसको बेटा हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और कैश विड्रॉ किया है तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इफेक्ट हम लोग समझते हैं। इफेक्ट हम लोग समझेंगे तो इसका जैसे कि डिक्रीज इन कैश, क्योंकि बिजनेस से कैश चली गई है, जितना भी है जैसे 10,000, और ये उसको असेट को इम्पैक्ट करेगा। और जो ड्राइंग है पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा विड्रॉ करा तो इससे इसकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। क्या रिड्यूस कर देंगे? कैपिटल। कितने रुपए से? 10,000 से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। अब इसी की जगह कैश की जगह पे अगर हम गुड्स का एग्जाम्पल लेते कि अगर उसने गुड्स विड्रॉन किया होता तो फिर यहाँ पे कैश की जगह पे यहाँ गुड्स रिड्यूस कर जाता। ठीक है। और नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर उसने बैंक से विड्रॉ किए होते पर्सनल यूज़ के लिए तो फिर यहाँ पे कैश की जगह पे क्या होता? बैंक के बैलेंस रिड्यूस कर जाता। तो इस तरीके जो ड्राइंग है वो कैश में भी विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, गुड्स भी पर्सनल यूज़ के लिए ले जा सकता है बिजनेस से। और इसके अलावा तीसरा इम्पैक्ट मैंने क्या बताया? तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि वो बैंक से भी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकता है तो उसके हिसाब से ये वाला चेंज हो जाएगा, लेकिन कैपिटल रिड्यूस करेगी, ये श्योर है। ठीक है। तो इतने ट्रांजैक्शन आप समझ गए। इसके बाद चलिए कुछ एडवांस लेवल के हम लोग समझ लेते हैं। तो एडवांस लेवल के समझिएगा थोड़ा। देखिए, तो जैसे कि 15th नंबर का ट्रांजैक्शन समझते हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग या जिनको हम लोग जानते हैं अनपेड एक्सपेंस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो अभी तक आपने पे नहीं किया, जो सर्विस ले ली है बट पे नहीं किया, अनपेड एक्सपेंस ड्यूरिंग दी करेंट ईयर, जो भी है वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा लायबिलिटी में। कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक कॉलम बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? लायबिलिटी में, और वो इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसकी वजह से ये कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट समझते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। किसका समझते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर आप प्रीपेड मतलब पहले से पे कर देना, यानी कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी कि जिसकी आपने करंट ईयर में सर्विस नहीं ली है लेकिन उसका पेमेंट कर दिया है तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो वो हमारे लिए असेट मानी जाएगी। और इसका जो हम लोग इम्पैक्ट दिखाएंगे तो एक तो इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे? इंक्रीज इन प्रीपेड, ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, कहाँ कॉलम बनाएंगे बेटा? ये असेट में कॉलम बनाएंगे जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है। दूसरा इम्पैक्ट ये क्या होगा कि आपने कैश में इसका पेमेंट किया है तो दूसरा इम्पैक्ट कैश पे पड़ेगा, कैश आपकी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यानी कि एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अगर कोई होती है, एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, जो आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपको मिली नहीं है तो उसको हम जानते हैं एक्रूड इनकम के नाम से। तो एक्रूड इनकम का इम्पैक्ट क्या होगा उसका समझ लीजिएगा। इसका आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा कॉलम बनाएंगे हम लोग? एक्रूड इनकम का हम लोग कॉलम बनाएंगे। एक्रूड इनकम का कहाँ कॉलम बनाएंगे? तो एक्रूड इनकम का बेटा हम लोग कॉलम बनाएंगे एक असेट में, तो ये बढ़ेगी। और दूसरी बात, ये करंट ईयर की इनकम है इसलिए दूसरा कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमें ये ध्यान रखना है। और एक और हम लोग लास्ट समझते हैं, उसको और समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका 18 नंबर का, यानी कि एडवांस इनकम। कौन सा बता रहे हैं? एडवांस इनकम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, यानी कि जो हमने इनकम अर्न नहीं की है फिर भी रिसीव हो रही है। तो बेटा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी लायबिलिटी में कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? एडवांस इनकम का। कहाँ कॉलम बनाएंगे? लायबिलिटी में कॉलम बनाएंगे। और दूसरा, ये एडवांस में आपको मिल गई है इसलिए कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी कैश भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से
इतने ट्रांजैक्शन आप समझ लीजिएगा, ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, और तो इसके बाद आप गारंटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।